नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे आपके बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो दोस्त बीपीएससी प्री का भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चूँकि दोस्तों बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड अभी हो गया है उसके लिए आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग जो फिक्स पार्ट है उसको भी साथ साथ करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है यहाँ, बिहार में सन 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। यानी बिहार में जो है दोस्तों 1857 से 1947 यानी आज़ादी के समय तक पश्चिमी शिक्षा के विकास की विवेचना को करना है। तो आइए देखते हैं अपना आंसर। तो दोस्तों सबसे पहला जो है यहाँ हमारा जो होगा भूमिका होगा। क्या होगा? भूमिका। तो भूमिका की शुरुआत जैसे किया जाएगा तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्राचीन काल से ही बिहार जो था शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो पताका थी, कृति थी, पूरे विश्व में फैली थी। यानी एक ऐसा समय था जब बिहार का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान था और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कृति पूरी दुनिया में लहराई थी। परंतु काल चक्र की गति के साथ साथ धीरे धीरे इसका अवसान होने लगा। यानी समय की गति के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय जो थे इनका अवसान होने लगा और आज के समय सिर्फ ये हमारे अतीत के गौरव बनकर रह गए हैं। यानी आज इन विश्वविद्यालयों का केवल अतीत के गौरव बनकर रह गए हैं। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के द्वारा फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का उत्थान का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में हुआ था। यानी बिहार में जो पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ दोस्तों, उसका मुख्य कारण क्या था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संबंध में हुआ था। यानी ब्रिटिश लोग जो थे अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास करना चाहते थे या किए थे। साथ ही ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य अपने शासनकाल को लंबे समय तक बनाए रखना था। यानी ब्रिटिश शासन जो थे वो बिहार को शिक्षा में या भारत को शिक्षा में इसलिए विकसित करना चाहते थे अपने तरीके से, ताकि वो भारत पर लंबे समय तक शासन कर सके। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। ब्रिटिश द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का जो स्वरूप बिहार में लागू किया उसे हम निम्नलिखित संदर्भों में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आंसर लिखने का हर किसी का अपना तरीका होता है। जैसे मैंने इधर एक साइड में कालखंड कर दिया और दूसरे में पश्चिमी शिक्षा के बारे में लिखा है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हैं। तो आपको अपने तरीके से लिखना होंगे, बस यहाँ आपको एक गाइडलाइन दिया जा रहा है। तो दोस्तों कालखंड जो था, तो कालखंड में 1857 से 1880 यानी 1863 में दोस्तों पटना कॉलेज की स्थापना होती है। कब होती है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब होती है। तो 1863 में। तो 1857 से 1880 के बीच में हम लोग देखते हैं। तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना होती है। यह बिहार में शिक्षा से संबंधित पहला संस्थान था। यानी बिहार में शिक्षा से संबंधित पहले संस्थान की स्थापना की जाती है 1863 में पटना कॉलेज की। इससे पहले पटना, पूर्णिया जिला स्कूल एवं सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना हो चुकी थी जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। यानी पटना कॉलेज की स्थापना होने से पहले दोस्तों पटना, पूर्णिया में जिला स्कूल एवं सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना हो चुकी थी जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कालखंड है दोस्तों 1880 से 1900 के बीच का है। यानी 1880 से 1900 के बीच में क्या होता है कि 1886 में दोस्तों मोहम्मदन एंग्लो
अरेबिक स्कूल पटना की स्थापना होती है। यानी मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना जो होती है पटना में होती है। यानी पटना सिटी में इसकी स्थापना मोहम्मद हसन और शमसुल उलेमा के द्वारा की गई। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1886 में दोस्तों मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना पटना सिटी में की जाती है मोहम्मद हसन एवं शमसुल उलेमा के द्वारा। नेक्स्ट, विभिन्न कॉलेजों की स्थापना जो होती है उनमें क्या होता है कि दोस्तों 1887 में भागलपुर में टीएनबी कॉलेज की स्थापना होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको लिखना जरूरी है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि 1887 में भागलपुर में टीएनबी कॉलेज की स्थापना होती है। फिर 1889 में दोस्तों पटना बीएन कॉलेज की स्थापना होती है और 1897 में मुंगेर में डीजे कॉलेज की स्थापना होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपको लिखने हैं और दोस्तों आप लोग इससे जुड़े 2-4 लाइन और अपने से ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1886 सर्वे टेनिस स्कूल की स्थापना होती है जो भूमि सर्वेक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1901 से 1920 का काल। तो 1901 से 1920 के बीच में जो होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि 1909 में लॉ कॉलेज की स्थापना होती है। क्या चीज़ की होती है? लॉ कॉलेज की स्थापना पटना में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1914 में बालिका विद्यालय बांकीपुर में स्थापना की गई। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1914 में बालिका विद्यालय बांकीपुर की स्थापना की गई जो नारी शिक्षा से संबंधित था। जांच पड़ताल समिति की सिफारिश पर पटना के बांकीपुर में बालिका शिक्षा से संबंधित इंटर स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जो वर्तमान में भी स्थित है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिए और नोट कीजिए क्योंकि ये बालिका विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बालिका विद्यालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कांग्रेस का अधिवेशन भी हो चुका है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 1912 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों बांकीपुर विश्वविद्यालय में ही हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1917 पटना में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यानी 1917 में दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों शैडलर आयोग यानी शैडलर आयोग का गठन किया जाता है 1917 में। तो ये भी प्री में कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि शैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया, यह किससे संबंधित था? तो दोस्तों शैडलर आयोग की सिफारिशों के आलोक में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा की डिग्री देने हेतु महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जैसे ISM क्या है दोस्तों? ISM धनबाद जो वर्तमान झारखंड में है। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना की गई शैडलर आयोग के सिफारिशों के आलोक में की गई थी व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए। तो इसका ध्यान रखना है। ISM धनबाद में है जो आपको वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो कालक्रम है दोस्तों 1920 से 1947। तो 1920 से 1947 में क्या होता है कि 1929 में दोस्तों हार्टोग समिति का गठन किया जाता है। किस समिति का? हार्टोग समिति का गठन 1929 में किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालिक बिहार के क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। यानी हार्टोग समिति जो थी दोस्तों अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करती है तो इसमें कहा जाता है कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। फिर 1928 में दोस्तों पटना में साइंस कॉलेज की स्थापना होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1928 में। 1924 में दोस्तों पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है। 1955 में पटना में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज, 1926 में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना पटना में होती है। तो 1924, 25 और 26 इंजीनियरिंग, मेडिकल और आयुर्वेदिक, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 1926 में ISM धनबाद की स्थापना होती है और 1928 में साइंस कॉलेज पटना की स्थापना होती है। तो इसको दोस्तों आप लोग सजा के लिख लीजिएगा 25, 26, 27 ऐसे करके।
यहाँ सजाया नहीं गया है। नेक्स्ट है 1939 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की भी स्थापना होती है 1939 में, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कला क्षेत्र के विकास हेतु इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कालांतर में महाविद्यालय का दर्जा देते हुए पटना विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया। यानी दोस्तों 1939 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की जो स्थापना की गई, जो कला से संबंधित था, इसको कालांतर में महाविद्यालय का दर्जा दिया गया और पटना विश्वविद्यालय में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन संस्थानों के तहत आधुनिक शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए गए, किंतु इसके पीछे औपनिवेशिक हित के कारण सकारात्मक प्रभाव की अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव ही भारतीय समाज को देखने को मिले, जिसमें हम निम्न बिंदुओं को देख सकते हैं। यानी जितने भी दोस्तों ये संस्थानों की स्थापना की गई, मतलब आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए, इसके जितने पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिले, उससे ज़्यादा निगेटिव प्रभाव देखने को मिले। और इन बिंदुओं को हम लोग नीचे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है अंग्रेजी शिक्षा का विकास। अपने लिए कर्मचारी वर्ग को तैयार करना था, यानी अंग्रेजी शिक्षा का विकास जो करने का उद्देश्य था अंग्रेजों का, अपने लिए कर्मचारी वर्ग को तैयार करना था, पश्चिमी विचारों का प्रसार करना था, और इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन में सुदृढ़ता प्रदान करना था। यानी अंग्रेजी शासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का विकास पे अंग्रेजों ने फोकस किया। नेक्स्ट, औपनिवेशिक हितों के कारण प्रौद्योगिकी शिक्षा के महत्व को नहीं दिया गया। यानी औपनिवेशिक हितों के कारण दोस्तों टेक्निकल शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। यानी जिस शिक्षा से दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उस पर महत्व नहीं दिया गया। चौथा जो है पश्चिमी विचारों का आधुनिकीकरण, ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था बढ़ी। यानी पश्चिमी विचारों का जो आधुनिकीकरण किया गया, इसके कारण ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की आस्था बढ़ रही थी। नेक्स्ट 5 पॉइंट है उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के साथ स्त्री शिक्षा के लिए भी कम प्रयास किए गए। यानी उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया, साथ में स्त्रियों के लिए शिक्षा के भी प्रयास ठीक ढंग से नहीं किए गए। अब दोस्तों हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष है इन सब के बावजूद सीमित स्तर पर ही सही पश्चिमी शिक्षा से भारतीयों का ज्ञानवर्धन हुआ। यानी इन सब के बावजूद सीमित स्तर पर रही पश्चिमी शिक्षा से भारतीयों के ज्ञानवर्धन हुआ, विशेषकर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि पश्चिमी विचारों के प्रभाव से राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायता मिली। यानी भारतीय लोग जो थे, बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना के प्रति विकास की भावना जगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि पश्चिमी शिक्षा इन विचारों से जागरूक होकर एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों ये जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष आपका सबसे अच्छा होना चाहिए और भूमिका जो है सबसे बेहतरीन आप लोग लिखिए। और उसके बाद बीच में मैंने जैसे पॉइंट वाइज बताया है, वैसे पॉइंट वाइज आप लोग भी आपका आंसर तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 7 के लिए प्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। स्टडी ऑनलाइन 24 सर्च करके आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।